नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल टॉप रैंक स्टडी में। जैसा कि आपको विदित, हमारी जो श्रृंखला चल रही है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की, जिसमें हम लेते हैं प्रत्येक टॉपिक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो पीछे की परीक्षा में आए हुए हैं और आगे आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले हमने हड़प्पा, संस्कृति और वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा था और आज के वीडियो में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चनों पर। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इनमें से हमें बताना है प्राचीनतम राजवंश। ऑप्शन है हमारे मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वह होगा मौर्य साम्राज्य। एक नंबर ऑप्शन इसका ये सही होगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के अगर शासनकाल की बात करूँ तो वह था 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व, और गुप्त काल था अगर श्री गुप्त से बात करें तो 240 ईस्वी से, और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त से बात करें तो 319 ईस्वी से। कुषाण था, ये था लगभग 15वीं ईस्वी से, और कण्व था, इसका शासनकाल था 70 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व। इस हिसाब से हमारा एक नंबर ऑप्शन है मौर्य काल, ये सबसे प्राचीनतम राजवंश है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। हमें बताना है भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन सा था जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। हमारे ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था और सुलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग भी किया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन सुनिए। एक नंबर ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? इसका जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 7। चौथा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। यह जो 7 श्रेणी बताई हैं ये निम्न प्रकार थी। 1 नंबर दार्शनिक, 2 नंबर कर्षक, 3 नंबर सैनिक, 4 नंबर पशुपालक यानी शिकारी, 5 नंबर शिल्पी, 6 नंबर मंत्री और 7 नंबर व्यापारी। इनमें से सबसे बड़ा वर्ग था वह था कर्षक का और सबसे छोटा वर्ग था वह था मंत्री का। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन ये रहा, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? हमें बताना है मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम। ऑप्शन है अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा 2 नंबर ऑप्शन विशाखदत्त। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। मुद्रा राक्षस एक नायिका विहीन नाटक है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन यह रहा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर जो शासन किया था वह राजवंश था मौर्य साम्राज्य। एक नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी 322 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन है जॉन टावर, एरिसिमथ, चार्ल्स मेडकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें बताना है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन सा था? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इन्होंने जो सर्वप्रथम अभिलेख पढ़ा था वह था दिल्ली टोपरा अभिलेख। और साथ में मैं बता देता हूँ 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को खोज की थी पेंड्रिक टिफेंथेलर नामक एक पादरी ने 1750 ईस्वी में। और इन्होंने जो सर्वप्रथम जो अभिलेख खोजा था उसका नाम था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन लेते हैं। सातवां क्वेश्चन यह रहा, अशोक ने
261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 नंबर ऑप्शन है इसका, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। दूसरा ऑप्शन है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। तीसरा है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है और सबसे सही ऑप्शन है वह है 3 नंबर ऑप्शन, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय के बाद युद्ध करने की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन लेते हैं। 8वां क्वेश्चन ये रहा, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 3 नंबर ऑप्शन, मुद्रा राक्षस। बौद्ध ग्रंथ और जैन साहित्य में मौर्य वंश के शासकों को क्षत्रिय बताया गया है और ब्राह्मण साहित्य में शूद्र बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ। तो हमें बताना है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीव्रोथा कहा है? हमें बताना है कि वह कौन सा विद्वान था जो पाटलिपुत्र को पॉलीव्रोथा कहा। ऑप्शन है मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन। यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा मेगास्थनीज। 1 नंबर ऑप्शन है ये यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन ये रहा, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? हमें बताना है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था। ऑप्शन है भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग का अधिकारी, चौथा है मापतोल का अधिकारी। यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा सड़क निर्माण अधिकारी को। तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमोई कहा जाता था। 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन ये रहा, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? वह कौन सा शासक था जिसने एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब, दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? ऑप्शन सुनिए, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा बिंदुसार। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया। एंटियोकस प्रथम ने अंजीर और शराब को तो भेज दिया, दार्शनिक के लिए कहा कि यूनान में यह मान्यता नहीं है कि यहाँ पर दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन यह रहा, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है महावंश, दिव्यावदान, 13वां वृत्त शिलालेख, 7वां स्तंभ अभिलेख। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 13वां वृत्त शिलालेख। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन लेते हैं। 14वां क्वेश्चन ये रहा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, चौथा ऑप्शन है तौसली। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन ये रहा, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? हमें बताना है कि वह कौन सा शिलालेख था जिसमें अशोक ने घोषणा की थी कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान है। ऑप्शन है पृथक कलिंग शिलालेख, 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा वृत्त शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है 5वां वृत्त शिलालेख, चौथा है बराबर गुआलेख। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा पृथक कलिंग शिलालेख, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो यहाँ पर
जो हमारे ऑप्शन हैं वह हैं गिरनार शिलालेख, मानसेरा शिलालेख, पांचवा विरित शिलालेख और चौथा ऑप्शन है कलिंग का पृथक शिलालेख। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा कलिंग का पृथक शिलालेख, यानी चौथा ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सुनिए, खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। तो मानसेरा और शहबाज गढ़ी जो वृहत शिलालेख हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है ये हमें बताना है। तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा खरोष्टी। 1 नंबर ऑप्शन है ये सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन ये रहा, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? हमें बताना है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन है 11, 12, 14, 15। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरणों में विभाजित है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। 19 का क्वेश्चन है अशोक का समकालीन तुर्क में कहाँ का राजा था? ऑप्शन सुनिए, मिस्र, कोरिंथ, मैसिडोनिया, सीरिया। तो हमें बताना था अशोक के समकालीन तुर्क में कहाँ का राजा था। तो हमारा जो उत्तर होगा वह होगा मिस्र। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन ये रहा, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मी, 1 नंबर ऑप्शन। दूसरा है संस्कृत व ब्राह्मी, तीसरा है पाली व ब्राह्मी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह होगा प्राकृत व ब्राह्मी। 1 नंबर ऑप्शन है ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन ये रहा, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? हमारे ऑप्शन है जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो हमें बताना था सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा बौद्ध, यानी बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन ये रहा, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन सुनिए, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। तो कौटिल्य हैं वह किसके प्रधानमंत्री हैं? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही कौटिल्य हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन ये रहा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन है श्रवणगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा बी, यानी तक्षशिला। आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन ये रहा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। तो यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा अशोक। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। सिंहली अनुश्रुतियाँ हैं वह हैं दीपवंश और महावंश। ये श्रीलंका के 2 बौद्ध ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन है 352 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 305 ईस्वी पूर्व, चौथा 173 ईस्वी पूर्व और चौथा 261 ईस्वी पूर्व। यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 305 ईस्वी पूर्व। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन ये रहा, अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला किस शासक की उपाधि थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें शायद ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं होगी।
इसका जो हमारा उत्तर होगा वह होगा बिंदुसार। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन लेते हैं। 27वां क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन सुनिए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कहा है, यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था? हमें बताना है कि वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था। ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, अजातशत्रु। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था। इसकी जानकारी हमें स्ट्रेबो देता है। डायनोसियस नामक विद्वान भी बिंदुसार के शासनकाल में ही भारत आया था। इसकी जानकारी हमें प्लिनी देता है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन सुनिए, भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। सिंपल सा क्वेश्चन है। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। सिंपल सा क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र हमें बताना है। ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा तक्षशिला। तीसरा ऑप्शन है ये सही रहेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। धन्यवाद।